गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की अपनी क्लास में कल हमने मैकियावेली के बारे में पढ़ा था। मैकियावेली का मानव का स्वभाव और इसके अलावा उसकी रचनाएं और उसका जीवन परिचय, किस तरह से फ्लोरेंस में जब वो पैदा हुआ तो किस तरह से पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था और वहाँ जो घटनाएं घटी हुई उसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसके विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सबको हमने आरंभिक तौर पर जाना था। आज हम अध्ययन करेंगे कि वह अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। इसके अलावा आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक उसे क्यों कहा जाता है। डनिंग ने यह क्यों कहा कि यह कहना उतना ही सही है जितना यह कि वह आधुनिक युग की शुरुआत करता है। तो आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि मध्य युग क्या है अपने आप में। तो यूरोप के इतिहास में 6वीं से 15वीं सदी तक का काल मध्य युग कहलाता है। 6वीं से 15वीं सदी तक का काल क्या कहलाता है? मध्य युग कहलाता है। 16वीं सदी के प्रारंभिक काल तक यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन, वैज्ञानिक खोजों, आर्थिक विकास आदि ने ऐसी भौतिक परिस्थितियों को जन्म दिया जिन्होंने यूरोप के मध्ययुगीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक ढांचे की जड़ों को हिला दिया और तब उस समय मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन अप्रासंगिक हो गया। इसलिए अब वस्तुतः तत्कालीन यूरोपीय राजनीतिक जगत में ऐसे आधारभूत परिवर्तन हुए जो एक नए युग की शुरुआत करने वाले थे। मैकियावेली ने इस परिवर्तन को सबसे पहले अनुभव किया, इसलिए उसने मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की धारणाओं की आलोचना की। तो 6वीं से 15वीं सदी तक के बीच का काल मध्य युग कहलाता है। इस काल में 1469 ईस्वी में वह पैदा हुआ था, मैंने आपको बताया था। तो इटली उस समय 5 गणराज्यों में विभक्त था। फ्लोरेंस में उसका जन्म हुआ था और फ्लोरेंस में उस समय पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था। तो मध्य युग के दैवीय कानून की अवधारणा, पारलौकिक गमन, पोपशाही, इन सब का वो विरोध करता है। सामंतवाद का विरोध करता है, पोपशाही का विरोध करता है और सबसे पहले वह अनुभव करता है कि मध्य युग की ये सारी चीजें जो है वो है प्रासंगिक हो गई है और आधुनिक युग की वो शुरुआत करता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि साधारणतः प्रत्येक दार्शनिक और विद्वान का अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि उसके चिंतन पर समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैकियावेली के जीवन पर प्रभाव पड़ा, जब वो पैदा हुआ तब पुनर्जागरण आंदोलन जो था वो फ्लोरेंस में चल रहा था और उसने फ्लोरेंस का इतिहास नामक एक रचना भी लिखी थी और लिवी एक इतिहासविद था। उसकी रोमन इतिहास की पुस्तक पर उसने 10 जो है वो पुस्तकें लिखी जो कि टीकाएं थी। तो उसकी रचनाओं के ऊपर, चाहे प्रिंस हो, डिस्कोर्सेस हो, आर्ट ऑफ वार हो और कोई रचना हो, उसके ऊपर इटली की जो परिस्थितियां थी उनका उसके ऊपर प्रभाव पड़ा और उसने जो गृह युद्ध की स्थिति को देखा, उससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि मानव स्वभाव से एक बुरा प्राणी होता है, वो दीनहीन होता है, कुत्सित होता है और चालबाज होता है, स्वार्थी होता है, अहंकारी होता है। वो तब तक आपसे मतलब रखता है जब तक कि उसमें आपका काम पड़ता है। तो मध्य युग में जो पोपशाही थी, जो सामंतवाद था, राजाओं की जो सामंतों के ऊपर निर्भरता थी, राजा जो थे वो आलसी थे, जनता के हितों पर ध्यान नहीं दिया करते थे, ये सारी चीजें जो थी वो उसको प्रभावित करने वाली थी और सबसे पहले उसने इस चीज को अनुभव किया और उसने नए युग की शुरुआत करी। तो उसे क्या और कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक भी कहते हैं। मैकियावेली मध्य युग का अंत कर देता है और आधुनिक राजनीतिक युग की शुरुआत कर देता है। तो आगे हम पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया है। मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहे जाने का कारण या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि उसे क्यों कहा जाता है? मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के पुनर्जागरण आंदोलन के केंद्र में हुआ था और ज्ञान और बुद्धि का पुनरोदय का काल था। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? सुषुप्त जनता को उसके अधिकारों के प्रति जागृत करना। पोपशाही जो थी वो अपने आप में अनुचित थी। पोप का आम जनता का चारित्रिक पतन हो गया था, भ्रष्टाचार व्याप्त था। तो उसके लिए जनता को जागरूक करना कि ये सब चीजें गलत है और इन सब चीजों को खत्म किया जाना चाहिए समाज से, इटली के समाज से। पुनर्जागरण आंदोलन का उद्देश्य जो था वो सुषुप्त जनता को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त दोषों के प्रति जागरूक करना था और ऐसी जनता को मध्ययुगीन प्रभाव से पूर्ण मुक्ति दिलाना था। मैकियावेली के फ्लोरेंस वासी होने के कारण उन पर भी पुनर्जागरण आंदोलन का प्रभाव पड़ा। इस युग की समस्याओं के समाधान के लिए उसने तत्कालीन समय से जो अनुभव प्राप्त हुए, उस अनुभव के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले, इतिहास का उसने सहारा लिया,
धार्मिक ग्रंथों का सहारा नहीं लिया, इतिहास से उसने निष्कर्ष निकाले और उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया। जैसे व्यक्ति का व्यवहार जो था, उसने बताया कि वो स्वार्थी होता है, कुत्सित होता है, चालबाज होता है, मतलबी इंसान होता है, उसमें दया नहीं होती है। तो ऐसे मानव को, झूठे मानव को नियंत्रित करने के लिए वो कहता है कि शासन व्यवस्था भी वैसी ही निरंकुश होना चाहिए, राजा भी ऐसा ही होना चाहिए। राजा को सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना चाहिए, उसे चतुर और चालाक होना चाहिए, किराए की सेना पर भरोसा नहीं करना चाहिए, राष्ट्रीय सेना पर विश्वास करना चाहिए। तो उसने जो भी समाधान निकाले वो तत्कालीन परिस्थितियों का अनुभव प्राप्त करके या इतिहास से अनुभव जुटाकर वो सारे निष्कर्ष निकाले। निरंकुश राजतंत्र इटली को वो राष्ट्रीय राज्य के रूप में स्थापित करना चाहता था। वो सामंतवाद से परे समाज को निकालना चाहता था, पोपशाही से दूर ले जाना चाहता था, पारलौकिक जो मार्ग दिखाकर राजनीतिक विकास में बाधा डाली गई थी उससे वो आम जनता को दूर करना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि शासक ऐसा होना चाहिए जो कि जनता के बीच में एकता की भावना को पैदा कर सके, और राजा ऐसा होना चाहिए जो आतताई व्यवहार वाले मानव को क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। इसलिए उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, लेकिन वो इटली को एक संघीय राज्य के रूप में देखना चाहता था। इसलिए वो चाहता था कि जब इटली में सब कुछ ठीक हो जाए, इटली के 5 गणराज्य एकजुट हो जाए, नेपल्स उसके साथ मिल जाए, रोमन चर्च के हाथ में जो राज्य था वो मिलान, और इसके अलावा इधर फ्लोरेंस, ये सब आपस में मिल जाए। उसके बाद में इटली में गणराज्य की स्थापना की जाए, संघ राज्य की स्थापना की जाए और राष्ट्रीय राज्य स्थापित किया जाए। तो वो शासक को चाहता है कि उसमें सिंह और लोमड़ी के गुण होने चाहिए। इसके बाद इटली की दुर्दशा और राजनीतिक विभाजन। मैकियावेली की सभी रचनाएं इटली के राज्यों की आपसी फूट और गृह युद्ध पर आधारित है। पुनर्जागरण के काल में जब पश्चिमी यूरोप के राज्यों इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस में एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, तब इटली नेपल्स, फ्लोरेंस, मिलान, रोमन चर्च और वेनिस गणराज्य में विभक्त था। कौन से 5 राज्यों में विभक्त था? इटली, फ्लोरेंस, वेनिस, रोमन चर्च क्षेत्र, नेपल्स, मिलान, इन राज्यों में वो व्यक्त था। और पश्चिमी यूरोप के राज्य स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी में राष्ट्रीय एकीकरण हो चुका था। तो वो चाहता था कि ये 5 राज्य आपस में मिल जाए और इटली का एकीकरण हो जाए, लेकिन उसके जीते जी उसकी ये कामना पूरी नहीं हो सकी। बहुत बाद में कैपूर और गैरीबाल्डी ने इटली का एकीकरण करके उसकी इच्छा को पूरा किया था। तो इटली की जो दुर्दशा थी, उस दुर्दशा से उसने इटली की जनता को बाहर निकालने के लिए निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, और उसने कहा कि ऐसे पाशविक व्यवहार वाले मानव को नियंत्रित करने के लिए राजा और दूसरा शासन प्रणाली भी वैसी ही होनी चाहिए। तो वो इटली को राष्ट्रीय राज्य के रूप में तब्दील करना चाहता था, इसलिए भी उसको अपने युग का शिशु कहते हैं। इटालियन समाज की जो दुर्दशा थी, पुनर्जागरण युग में इटालियन समाज के चारित्रिक पतन, भ्रष्टाचार, दलबंदी ने मैकियावेली के सामने मानव स्वभाव की दानवता और दुष्टता का साकार रूप प्रस्तुत किया। इस प्रकार के आसुरी मानवीय स्वभाव और चारित्रिक पतन ने इटली को मैकियावेली को यह कहने के लिए मजबूर किया कि ऐसे स्वार्थी मानव को नियंत्रित करने के लिए शासक व शासन प्रणाली भी निरंकुश होनी चाहिए। प्रेम की अपेक्षा मानव भय से अधिक शासकीय आदेशों का पालन करता है। राजा को अधिक से अधिक अपनी शक्ति में बढ़ोतरी करनी चाहिए, राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए। इटालियन समाज की दुर्दशा को खत्म करने का यही उपाय हो सकता है कि राजा भी क्या हो सके, निरंकुश बन सके, शक्तिशाली बने, और वो अपने आचरण में भय को लाए। प्रेम से समाज के लोग उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या होंगे, भय के कारण, कानून के दंड के भय के कारण से वो आदेशों का पालन करेंगे। धर्म और नैतिकता का राजनीति से पृथक्करण। इटली में जब मध्य युग का समय था, तब उस समय राजनीति के विकास को धर्म और नैतिकता के नाम पर रोका गया था। तो मैकियावेली वह पहला विचारक था जिसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया, और उसने कहा कि राजा को तो जनता के कल्याण की कामना करनी चाहिए, साधन तो सदैव पवित्र माने जाएंगे, उसे उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, पाप पुण्य की परवाह न करते हुए उसे अपनी शक्ति में बढ़ोतरी करनी चाहिए। शक्ति संतुलन की भी उसने बात की है। उसने कहा कि जो प्रिंस का जो राजा है उसे दूसरे राज्य के राजाओं को खुद के ऊपर निर्भर बनाना चाहिए, ताकि वो उन देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके। मानव स्वभाव की धारणा, इसके बारे में पहले बता चुका
मैकियावेली को, अब हम पढ़ रहे हैं मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों कहा जाता है। डनिंग के अनुसार यह कहना कि वह अपने युग का प्रारंभ करता है उसी प्रकार सही है जैसे कि यह कहना कि वह अपने युग को समाप्त कर देता है, मध्य युग को समाप्त कर देता है। यह कहना उतना ही सही है जितना यह कि वह आधुनिक युग की शुरुआत करता है, मध्य युग का अंत कर देता है और आधुनिक युग की शुरुआत कर देता है, ये डनिंग ने कहा। इसके अलावा कोकर ने मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन मानने के पीछे दो कारण दिए। मैकियावेली ने अपने विचारों की पुष्टि के लिए इतिहास से प्रमाण लिए, उसने धार्मिक ग्रंथों का सहारा नहीं लिया, सामाजिक व्यवस्था का सहारा नहीं लिया, उसने राजनीतिक प्रश्नों का परीक्षण धार्मिक सामाजिक आचार विचार से मुक्त होकर किया। दरअसल मैकियावेली के चिंतन में आधुनिक युग की विशेषताएं जैसे राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण, मध्ययुगी मान्यताओं का उसने विरोध किया, व्यवहारवादी राजनीति का वो प्रवर्तक था। मध्ययुगीन प्राकृतिक दैवीय कानूनों की जगह उसने राज्य के सकारात्मक कानूनों को मान्यता दी और इसीलिए उसने आधुनिक युग का जनक कहा। वैसे मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का अर्थ यह है कि आधुनिक युग मैकियावेली से आरंभ होता है। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का कारण क्या है कि आधुनिक युग का आरंभ मैकियावेली से होता है और इस युग के आरंभ होने के साथ मध्य युग का अंत हो जाता है। मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का प्रारंभ करने वाला कौन था? मैकियावेली था। और मध्ययुगीन जो विचारधारा थी उसके ऊपर प्रहार किया, दैवीय कानूनों पर प्रहार किया, प्राकृतिक कानूनों पर प्रहार किया, पारलौकिक गमन की विचारधारा पर, पोपशाही पर, सामंतशाही पर उसने प्रहार किया, राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया और जो चारित्रिक पतन पोप का उसने देखा, जनता का देखा, उसका उन्होंने विरोध किया और कहा कि इस तरह की इटालियन समाज की दुर्दशा को रोकने के लिए राजा को शक्तिशाली होना चाहिए और उसे प्रेम से आचरण न करके भययुक्त आचरण बनाना चाहिए। तो इस कारण से उसको आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहते हैं। इसके अलावा प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कैटलीन के अनुसार मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। कैटलीन अरस्तु की अपेक्षा मैकियावेली को पहला राजनीतिक वैज्ञानिक मानता है क्योंकि अरस्तु ने राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को वैज्ञानिक बनाया। अरस्तु ने राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को क्या बनाया? व्यावहारिक बनाया, वैज्ञानिक बनाया और मैकियावेली ने राजनीति के व्यावहारिक पक्ष को वैज्ञानिक बनाया। उसने सैद्धांतिक पक्ष को राजनीति के क्या बनाया? वैज्ञानिक। और इसने राजनीति के व्यावहारिक पक्ष को वैज्ञानिक बनाया, इसलिए कैटलीन उसको क्या कहते हैं? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहते हैं। उसकी पत्ती ऐतिहासिक अध्ययन पत्ती थी, उसने धार्मिक ग्रंथों का सहारा नहीं लिया, उसने तत्कालीन समाज की समस्याओं के समाधान के लिए इतिहास से उदाहरण चुने और उसके आधार पर समस्या का समाधान निकाला। फिर राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण और राज्य की संप्रभुता का पोषक, राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण और राज्य की संप्रभुता का प्रतिपादन, इस तरह की दो बातें उसने कही हैं। और राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का भी प्रतिपादन किया है उसने। और इसमें हम कह सकते हैं कि उसने कहा कि जैसे अरस्तु कहता है कि राज्य की उत्पत्ति सज्जीवन की प्राप्ति के लिए हुई है और सज्जीवन को प्राप्त करने के लिए वह बना रहेगा, लेकिन मैकियावेली जो है वो हॉब्स की तरह राज्य को समझौतावादी मानता है और वो कहता है कि मानवकृत एक कृत्रिम संस्था है और मानव और राज्य के माध्यम से मानव के सर्वोत्तम कल्याण का रास्ता जो है वो निकाला जा सकता है। समाज और दूसरे समुदाय राज्य की अधीनता में रहते हैं और राज्य के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं, लेकिन राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वह सभी अन्य समुदायों और समाज से सर्वोच्च और उच्च है। तो हालांकि उसने संप्रभुता की बात नहीं की है, लेकिन उसने राज्य को अन्य समुदायों और समाज से उच्च बताकर एक प्रकार से उसकी संप्रभुता का ही प्रतिपादन किया है। राष्ट्रीय राज्य की एक प्रकार से यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें संप्रभुता विद्यमान होती है, जिसकी चर्चा कौन करता है? मैकियावेली करता है। तो इस तरीके से इटली का जो राज्य है वो आधुनिक राज्य के समान हमें दिखाई देता है, इसलिए ये कहना उचित है कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का वो जनक है और अपने युग का शिशु है। मध्य युग का अंत कर देता है और आधुनिक युग की वो शुरुआत कर देता है। राजनीति और राजनीति का धर्म नैतिकता से पृथक्करण हमने पढ़ाई। राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा के बारे में हमने पढ़ा था कि पश्चिमी यूरोप के इंग्लैंड, स्पेन और जर्मनी जैसे राज्य जो है वो क्या हो चुके थे? एकीकृत हो चुके थे, लेकिन इटली जो था वो 5 गणराज्यों में विभक्त था। फ्लोरेंस, वेनिस, रोमन चर्च का क्षेत्र, नेपल्स राज्य और मिलान राज्यों में विभक्त था। तो मैकियावेली चाहता था कि एकीकरण हो और राष्ट्रीय राज्य के रूप में स्थापित हो, पोपशाही का अंत हो, सामंतवाद का अंत हो, राजा शक्तिशाली बने, उचित अनुचित सभी तरीकों से वो शक्ति का अर्जन करे, राष्ट्रीय सेनाओं का गठन करे, किराए की सेनाओं पर भरोसा नहीं करे, राजा सिंह और लोमड़ी की तरह चालाक बने, राजा का आचरण भय
न्याययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं हो। ये सारी बातें ये प्रमाणित करती हैं कि वो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है और इटली को वो राष्ट्रीय राज्य के रूप में देखना चाहता था। इटली के लिए उसने संघ राज्य का प्रतिपादन किया। उसने कहा कि जब इटली का एकीकरण हो जाएगा तो संघवाद की वहां पर स्थापना कर दी जाएगी, जिसमें क्या होगा कि इटली एक पूर्ण संघ होगा, बाकी जो होंगे वो उसके क्या होंगे, उसकी इकाइयां होंगी और उसमें संघवादी व्यवस्था जो है वो चलाई जाएगी। तो हम ये पाते हैं चाहे उसकी जो धारणा है उसमें पूर्णता न हो, लेकिन उसने संघवाद की तरफ एक कदम बढ़ाया, राष्ट्रीय राज्य का विचार दिया, पूर्ण राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया, संप्रभुता को वो पोषक था और उसने राज्य को सर्वोपरि माना, उच्च माना और अन्य सभी समुदायों और संगठनों को राज्य के नियंत्रण में माना और राज्य के प्रति उत्तरदायी माना। तो इस तरह की सारी चीजें ये बता देती हैं कि ना सिर्फ वो अपने युग का शिशु था बल्कि उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहना भी ठीक है और यह कहना भी सही है कि उसने क्या किया, मध्य युग का अंत किया और आधुनिक युग की उसने शुरुआत कर दी। तो आज हमने पढ़ा कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का वो जनक था।